हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की जो एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग क्लास 6 की जो बुक है साइंस की, सबसे पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका आज हमारा चैप्टर 13 है, जिसका नाम है चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। और 13, 14, 15, 16 जितने भी चैप्टर हैं, जो बचे हुए चैप्टर हैं, इस वीडियो में हम लोग सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है, प्राचीन यूनान गणरीय मैग्नस ने चुंबक की खोज की। यूनानी गणरीय था कोई एक, जिसका नाम था मैग्नस। उसने चुंबक की खोज की। गणरीय के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो कि लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। उदाहरण जैसे बताया गया है, प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट है। क्या नाम है? मैग्नेटाइट है। उसके बाद बात की जाए कृत्रिम चुंबक की। लोहे के टुकड़े से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जैसे कि क्षण चुंबक, गोलंत चुंबक और नाल चुंबक। ये सभी क्या है? यह कृत्रिम चुंबक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ की। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल एवं कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक आदि। उसके बाद बताया गया है चुंबक के दो ध्रुवों के बारे में। उत्तरी ध्रुव, जैसे कि पहला सिरा उत्तरोन्मुखी अथवा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर दिशा निर्धारण करते थे। दिक्सूचक क्या होता है? दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिक्सूचक का यूज किसके लिए करते हैं? दिशा का निर्धारण करने के लिए। उसके बाद बात की जाए आकर्षण क्या होता है। दो चुंबकों के असमान अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। प्रतिकर्षण की बात की जाए, दो चुंबकों के समान एक जैसे ध्रुव जो है परस्पर क्या करते हैं? प्रतिकर्षण होता है उनमें से। चुंबक से लौह पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। चुंबक से लौह पदार्थ के जो घटक हैं उनको मिश्रण से अलग किया जा सकता है। उसके बाद चैप्टर हमारा है जल। 14 चैप्टर है जल के बारे में। अब ये क्लास 6 की बुक है, तो क्लास 6 में जानते हो आप लोग कितना मटेरियल होगा, तो इसमें से बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, क्योंकि क्लास 6 की बुक है तो इसमें से कम कंटेंट है। तो बात की जाए, जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल की आवश्यकताएं किस लिए है? पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने आदि के लिए। जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से जल की प्राप्ति होती है। जल विलुप्त की बात की जाए, जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। नदी, तालाब, झील, महासागर के सभी जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात की जाए यहाँ पे, अब नमक या फिर महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के ढेर के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है? वायु में जल वाष्पन या फिर गर्म तथा संघनन, ठंडा परिवर्तित करने प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें जो होती हैं, बर्फयुक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है, जैसे जैसे वायु ऊपर उठ जाती है और ठंडी होती जाती है। उसके बाद बात की जाए जल कणिका की। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों
जिन्हें जलकणिका कहते हैं। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प जो है संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बना लेती है, जिन्हें जलकणिका कहते हैं। बादल क्या होते हैं? बादल ये छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। बादल क्या होते हैं? छोटी जल कणिकाएँ होती हैं जो वायु में तैरती रहती हैं और जिन्हें हम बादलों के रूप में देख पाते हैं। उसके बाद बात की जाए वर्षा की। बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। ये जल की बूंदें भारी होने पर वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है। संघनन क्या होता है? जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। भौम जल क्या होता है? पृथ्वी का शुद्ध जल भौम जल के रूप में उपलब्ध है। जल चक्र क्या हो? महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्रण कहते हैं। बाढ़ की बात की जाए, अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण बन सकता है। उसके बाद बताएगा सूखा के बारे में। वर्षा न होना अथवा भौम जल की कमी से सूखा पड़ सकता है। जल संरक्षण क्या होता है? जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरतें, जिसमें जल व्यर्थ न हो, उसे जल संरक्षण कहते हैं। उसके बाद बताया गया है वर्षा के जल का संग्रहण के बारे में। वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आपकी छत पर गिरे रहे बारिश के पानी को सामान्य तरीके से इकट्ठा कर उसे शुद्ध बनाने का काम वर्षा जल का संग्रहण कहलाता है। उसके बाद चैप्टर हमारा है हमारे चारों ओर वायु। कौन सा चैप्टर हमारा? चारों ओर वायु। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वायु के बारे में बात की जाए तो नाइट्रोजन इसमें 78% है, ऑक्सीजन 21%, शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैस, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। वायुमंडल क्या होता है? वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। जैसे कि पहली परत को क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद फिर वायुमंडल होता है। तो 5 परत जो है ये अभी सभी आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बताया गया है वायुमंडल का संगठन के बारे में। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें जो है वह 0.04% के अंतर्गत आती हैं। वात सूचक क्या होता है? जब वात सूचक घूमती है तो वह दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही होती है। वात सूचक के बारे में क्या बात की जाए कि वह उस दिशा में रुक जाता है जिस दिशा में वायु चल रही होती है। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वायु किससे बनती है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण से बनती है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य सभी गैसें जो होती हैं 0.04% में सभी गैसें जो होती हैं अन्य गैसें वह होती हैं। ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। मिट्टी के जीव जो है मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से माड़ तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, इसे अनुभव कर सकते हैं केवल। पवन क्या है? गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है और वायु जगह घेरती है या फिर स्थान घेरती है। पादप एवं जंतु क्या होते हैं? यहाँ पे पादप एवं जंतुओं के बारे में बताया गया है कि श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसके बाद बताया गया जलीय प्राणी के बारे में। श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। जलने की जो क्रिया है वह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा जो होते हैं वह क्या करते हैं? धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। उसके बाद चैप्टर हमारा है 15 चैप्टर और लास्ट चैप्टर कचरा संग्रहण एवं निपटान। अब सबसे पहले बताया गया है एक कदम स्वच्छता की ओर। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान का शुभारंभ किया। हमारी दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। भराव क्या होता है? वह स्थान है जहाँ शहर अथवा नगर के कचरे को एकत्र करके बांटा जाता है। कंपोस्टिंग क्या है? रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। अपशिष्ट की बात की जाए, अपशिष्ट पदार्थ नियमित रूप से इकट्ठा होने वाले उस कचरे को कहा जाता है जो रोज कारखानों, ऑफिस, घरों एवं अन्य इमारतों की साफ सफाई के बाद एकत्रित होता है तथा जिससे हम कचरा पात्र या सड़क और नदियों में ऐसे ही फेंक देते हैं। पुनर्चक्रण क्या होता है? कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना। ग्लास, पेपर, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी का आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण या पुनर्चक्रण किए जा सकते हैं। तो पुनर्चक्रण केवल आपको यह याद रखना है कि कचरे को कुछ नए रूप के सामग्री में बदलना जो है पुनर्चक्रण कहलाता है। रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग जो है पृथ्वी को बचाता है। एक उत्पाद का पुनर्नवीनीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। एक उत्पाद का जो पुनर्नवीनीकरण क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग कहलाता है और यह पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पुनर्चक्रण जो है ऊर्जा बचाता है। सामग्री से एक नया उत्पाद बनाने की अपेक्षा उसी उत्पाद को रिसाइकलिंग करने के लिए कम ऊर्जा खर्च होती है। उसके बाद बताया गया है पुनर्चक्रण कागज, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत होती है और ऊर्जा की बचत को कम कर देता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर देता है और रहता है लैंडफिल। अंतरिक्ष कचरा के अन्य प्रकार हैं कि पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है लगभग अगले 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। मतलब जो कचरा है, जहाँ पे कचरा एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है जहाँ पे, तो इस कचरे को जैसे कि मिट्टी से क्या कर दिया गया, मूंद दिया गया, फिर भी लेकिन वहाँ पर 20 वर्ष तक कोई भी जो है भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के लिए भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। जैसे कि बताया गया है नीले कूड़ेदान जो है पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच, और हरे कूड़ेदान जो है रसोई तथा अन्य पादप तथा जंतु अपशिष्टों को एकत्रित करने के लिए होते हैं। तो हमारे आज से जो 6 क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।